नमस्कार दोस्तों, हमारा चल रहा था वैदिक काल। तो हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में हमने देखा कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से में? एक तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऋग्वैदिक काल, आज हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर जो बाकी वेद है ना, उनकी रचना इसी काल में की गई थी। जो ऋग्वेद है ना, इसको छोड़कर जो बाकी वेद है ना, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में ही की गई थी। क्योंकि जो ऋग्वेद है ना, इसमें उत्तर वैदिक काल का उल्लेख नहीं मिलता है, और जो बाकी के तीनों वेद है ना, उसमें उत्तर वैदिक काल का उल्लेख मिलता है। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें तीनों वेदों की रचना की गई थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो वैदिक समाज था ना हमारा, ऋग्वैदिक कालीन समाज, उसमें क्या था? जो समाज के लोग थे ना, वो क्या थे? कर्म मूलक थे। यानी कि जो समाज था ना हमारा ऋग्वैदिक समाज, ऋग्वैदिक काल में लोग क्या थे? कर्म मूलक थे। और जो उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गए? जाति मूलक हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गए? जाति मूलक हो गए। उत्तर वैदिक काल में आते आते पहले क्या था? समाज, यानी कि दो कालखंडों में पढ़ रहे हैं वैदिक काल को। तो ऋग्वैदिक काल में क्या था? समाज कर्म मूलक था, यानी कि जो व्यक्ति जो काम करता था ना, उसी श्रेणी में वो आता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? यानी कि पहले तो ये था कि कोई भी व्यक्ति कोई सा भी काम कर सकता था, लेकिन फिर धीरे धीरे समाज क्या हो गया? जाति मूलक हो गया। यानी कि समाज में जाति प्रथा धीरे धीरे आ गई, कोई व्यवसाय का कोई महत्व नहीं रहा फिर। और जो इस काल में उत्तर वैदिक काल में जो नाटकों का मंचन होता था ना, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे सैलून कहते थे। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल में नाटकों का जो मंचन होता था ना, या नाटकों का जो मंच होता था ना, उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे सैलून। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसे कहते थे सैलून। नाटकों के मंचन को क्या कहते हैं? सैलून कहते थे उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा जो धनवान और सभ्य व्यक्ति थे ना, उन्हें क्या कहते थे? यानी धनवान जो व्यक्ति थे ना उत्तर वैदिक काल में, उन्हें इब्बे कहा जाता था। क्या कहते थे? उन्हें इब्बे कहा जाता था। इब्बे किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो धनवान व्यक्ति को उत्तर वैदिक काल में इब्बे कहते हैं। क्या कहते हैं? इब्बे कहते हैं धनवान व्यक्तियों को उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल में है ना, 3 आश्रमों की व्यवस्था शुरुआत की गई। यानी कि 3 आश्रमों की शुरुआत किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में कितने आश्रमों की शुरुआत हुई? 3 आश्रमों की। हमारे आश्रम व्यवस्था कितने हैं? 4 होते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों की शुरुआत हुई थी। कौन कौन सी? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। आप यहाँ पे लिखा हुआ उनको लिख लेना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। इन तीनों आश्रमों की शुरुआत किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। इसके अलावा चौथा आश्रम हमारा बच रहा है संन्यास आश्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल के बाद में। धीरे धीरे इसकी शुरुआत फिर हो गई थी, इस कारण ये बाद का है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये तीनों किस काल के हैं? ये तीनों उत्तर वैदिक काल के हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना, सबसे पहले तो ये लिखना है कि आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आश्रम व्यवस्था होती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी? फर्स्ट आती है ब्रह्मचर्य, दूसरी आती है गृहस्थ, तीसरी वानप्रस्थ और चौथी संन्यास आश्रम। यानी कि जो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। यानी कि जो हमारा जीवन है ना मनुष्य का, उसे 100 वर्ष मानकर इन आश्रम व्यवस्थाओं की शुरुआत की गई है। यानी कि व्यक्ति की उम्र को डिवाइडेड किया गया है इन आश्रम व्यवस्थाओं के जरिए कि इस इतनी उम्र से इतनी उम्र तक आदमी इस आश्रम व्यवस्था में रहेगा तो ये काम करेगा, और फिर दूसरे आश्रम में उस उम्र के बाद प्रवेश करेगा। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की गई है। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आता है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में यानी कि व्यक्ति पैदा होने से 25 वर्ष तक। ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक रहता है? ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक रहता है? तो ये रहता है 0 से, यानी कि पैदा होने से 25 वर्ष तक। 0 से 25 वर्ष तक कौन सा आश्रम रहता है? ये रहता है हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, 0 से 25 वर्ष तक। और गृहस्थ आश्रम कब से कब तक रहता है? तो गृहस्थ आश्रम रहता है 26 वर्ष से 50 वर्ष तक। यानी कि जन्म से 25 वर्ष तक तो ब्रह्मचर्य आश्रम रहेगा, फिर गृहस्थ आश्रम शुरू हो जाएगा 26 वर्ष से, यानी कि 26 से 50 वर्ष तक। कौन सा आश्रम है ये हमारा? ये हमारा गृहस्थ आश्रम। 26 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर यानी कि 51 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम रहेगा।
51 से 75 तक कौन सा आश्रम रहेगा हमारा? वानप्रस्थ आश्रम। कब से कब तक? 51 से 75। यह गया हमारा वानप्रस्थ आश्रम। 51 वर्ष से 75 वर्ष तक रहेगा हमारा जो ये वानप्रस्थ आश्रम है ना, यह 51 वर्ष से 75 वर्ष तक। फिर 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक कौन सा आश्रम आता है? तो 76 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक लास्ट का आश्रम आता है संन्यास आश्रम। यह आ जाएगा 76 से 100 वर्ष तक आ जाएगा संन्यास आश्रम। ये थी हमारी व्यक्ति की आयु, यानी कि जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर 26 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, फिर 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम, फिर 76 वर्ष से 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम। व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष मानकर इन आश्रम व्यवस्थाओं की शुरुआत की गई है कि इतनी उम्र में व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था में रहेगा। तो ये तो हमारा आश्रम व्यवस्था। इसके बाद में हम देखते हैं यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, उसमें हमारा जो ये समाज था ना, यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था ना, तो सबसे पहले तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आर्य थे ना, वो जो ऋग्वैदिक काल में लोग हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? आर्य। तो आर्य कहाँ के निवासी थे? तो वो मध्य एशिया के निवासी माने जाते हैं। तो सबसे पहले भारत में कहाँ आए थे? तो वे आए थे सिंध क्षेत्र में, जो पंजाब का सिंध क्षेत्र है ना, उसे हम सप्त सिंधु प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि 7 नदियों द्वारा बनाया गया था ना वो क्षेत्र, इस कारण सप्त सिंधु प्रदेश भी कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मैप के जरिए बताता हूँ। ये मान लो कि हमारा इंडिया का मैप है, ये मान लो हमारा, ऐसे बना देता हूँ मैं। ये मान लो हमारा इंडिया का मैप है। यहाँ पे जल्दीबाजी में ऐसे बनाऊंगा ये मैप। ये मान लो हमारा इंडिया का मैप है। तो सबसे पहले तो आर्य यहाँ के आगे बसे थे। जो ये क्षेत्र है ना, सप्त सिंधु पंजाब का जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे आर्य रहने लगे थे सबसे पहले। यानी कि आर्य कहाँ से आए? सबसे पहले यहाँ से आए थे चिनाब नदी से होते हुए। जो चिनाब नदी है ना, इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है ना, यहाँ पे रहते थे पहले आर्य, पंजाब के क्षेत्र में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते धीरे धीरे आर्य, जहाँ पे गंगा और यमुना नदियाँ ना, यहाँ तक आर्य आकर बस गए थे। कहाँ आकर बसे थे धीरे धीरे आर्य? जो हमारी गंगा यमुना नदियाँ ना, यहाँ तक आर्य फैल गए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार यहाँ तक हो गया था। आपको दिख रहा होगा ये मैप में कि ये हमारी मान लो गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। तो धीरे धीरे आर्य यहाँ तक आ गए थे। पहले आर्य यहाँ बसे आकर, यहाँ से फिर आर्य यहाँ तक फैल गए थे। आर्य कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए थे आर्य। तो इस कारण तो आर्य का विस्तार है ना, उत्तर वैदिक काल में लगभग आधे से ज़्यादा भारत में हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार। वैदिक काल में तो आर्यों का विस्तार यहाँ तक था, मात्र पंजाब का जो सिंधु क्षेत्र है ना, यहाँ तक था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्यों का विस्तार यहाँ तक हो गया। गंगा जो यमुना नदियाँ है ना, यहाँ तक आर्यों का विस्तार हो गया था। तो ये हमारा जो आर्यों का क्षेत्र था ना, ये आर्यों का विस्तार था हमारा। इसे मैं मिटा देता हूं। तो ये आर्यों का विस्तार हो गया। इसके अलावा आर्यों के बारे में हम ज्यादा देखते हैं। तो जो आर्य है ना, मैंने बताया था कि जो गंगा का और यमुना का जो आपका क्षेत्र था ना, वहां तक फैल गए थे। इसके बाद में आर्यों का मुख्य जो सभ्यता थी ना आर्यों की, उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में लोगों का जो शुरुआत थी ना, पहले लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। लेकिन बाद में जो उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या करने लगे? स्थायी कृषि करने लगे। उत्तर वैदिक काल में आते आते आर्य क्या करने लगे थे? स्थायी कृषि जो कार्य था ना, उसे बढ़ावा देने लगा। यानी कि पशुपालन की अपेक्षा स्थायी कृषि पर जोर देने लगे। स्थायी कृषि करने लगे आर्य। इसके अलावा और पशुपालन भी करते थे, लेकिन फिर स्थायी जो कृषि है ना, इसका आविष्कार करने लगे। धीरे धीरे स्थायी कृषि करने लगे आर्य। और जो चित्रित दूसरे मर्दभांड था ना, उनका प्रयोग करते थे, या चित्रित दूसर मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। यानी कि मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। मर्दभांडों का प्रयोग करते थे। आप समझ रहे होंगे कि मर्दभांड किसे कहते हैं। आप जानते होंगे, वैसे नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। मर्दभांड कहते हैं मिट्टी के जो बर्तन होते थे ना, उन्हें मर्दभांड कहते हैं। किसे कहते हैं मर्दभांड? मिट्टी के बर्तनों को मर्दभांड कहते हैं, इन्हें कहते हैं मर्दभांड। तो ये क्या, जो लाल और चित्रित रंग के मर्दभांड थे ना, इनका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गया था, मर्दभांडों का प्रयोग। और इस काल में किसका प्रयोग हुआ? लोहा का प्रयोग भी इसमें शुरू हो गया था। यानी कि पहले ताम्र और कांस्य धातु का प्रयोग होता था वैदिक काल में, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में किसका प्रयोग होने लगा? उत्तर वैदिक काल में प्रयोग होने लगा लोहे का।
यानी कि पहले तांबे और कांसे का प्रयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें लोहे का प्रयोग होने लगा। किसका प्रयोग होने लगा? लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग। लोहे का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ? तो हमारा उत्तर वैदिक काल का ना। अगर क्वेश्चन आया कि लोहे का प्रयोग किस काल में शुरू हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग शुरू होता। यानी कि उत्तर वैदिक काल में किसका प्रयोग शुरू हुआ? लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। और इस काल में जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें स्त्रियों की दिशा भी काफी बिगड़ती गई। यानी कि जो स्त्रियों की दशा थी ना, वो काफी बिगड़ती गई। पहले जो वैदिक काल था ना, उसमें स्त्रियां राजनीति में भाग लेती थी, लेकिन इसमें स्त्रियां राजनीति में भाग नहीं लेती थी। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिख लेना। स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। यानी कि पहले जो महिलाएं थी ना, वो क्या करती थी? राजनीतिक कार्य में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति में गिरावट आई और राजनीतिक कार्य से भी उन्हें वंचित रखा गया। इसके अलावा जो वैदिक काल था ना, इसमें जो राजा था ना, वो पहले मैंने आपको बताया था कि आर्य आए थे। तो आर्य आते थे, उन्हें शुरुआत में राजा की भी जरूरत थी। जैसे धीरे धीरे लोगों की जनसंख्या बढ़ी आर्यों की, तो उन्हें एक नेता की जरूरत पड़ी। तो किसी भी व्यक्ति को उठाकर वो क्या बना दिए? राजा बना दिए। और उसे, यानी कि जैसे वर्तमान में देते हैं ना टैक्स, उसे उस स्थिति में कुछ रकम देते थे सारे व्यक्ति मिलकर। लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आते हुए क्या हो गया? जो राजा का पद था ना, वो पैतृक हो गया। यानी कि राजा वंशानुगत हो गया। राजा वंशानुगत हो गया। राजा वंशानुगत हो गया। पहले राजा क्या था? पहले राजा चुनाव द्वारा होता था। यानी कि समाज के बहुत से लोग मिलकर क्या करते थे? एक राजा चुन देते थे और उसे जो अपनी आजीविका के लिए क्या करते थे? सेना का और खर्च होता था ना, उनके लिए उन्हें पेंशन देते थे। पेंशन के रूप में जो टैक्स देते थे उसे राजा को। पहले क्या कहते हैं? बहुत से लोग मिलकर क्या करते थे? एक राजा चुनते थे अपने लिए और उसे क्या करते थे? उसे टैक्स देते थे और वो उससे वो सेना वोना चलाता था, अपनी प्रजा यानी कि सेना चलाता था, सेना वेना रखता था उसके लिए। जो राजा टैक्स लेता था प्रजा से वो। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा के पास सेना तो थी, तो उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा का पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। यानी कि ये राजा है ना, इसका पुत्र ही राजा बनेगा। इसका पुत्र ही राजा बनता था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इसका पुत्र ही क्या हुआ? राजा बनता था। उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ? जो ये जो पद था ना राजा का, ये वंशानुगत हो गया। ये राजा है तो इसका पुत्र क्या बनेगा? राजा बनेगा। फिर इसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसे ये पैतृक हो गया। जो राजा का पद था ना, ये क्या जो उत्तर वैदिक काल में था ना, ये उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हो गए थे उत्तर वैदिक काल में। और समाज मैंने बताया था कि समाज क्या था? समाज क्रम मूलक से हटकर जाति मूलक हो गया। पहले समाज क्या था? क्रम मूलक था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया? जाति मूलक हो गया। और यानी कि जो लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे, उन्हें क्या कहते थे इस काल में? उत्तर वैदिक काल में जो लोग यानी वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे, उन्हें अनार्य कहा गया। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका, इस कारण आप इसे ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे स्टार लगाकर लिख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका। अनार्य, अनार्य, ये क्वेश्चन ध्यान में रखना आप, क्योंकि क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका एग्जामिनर कि अनार्य किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि अनार्य किसे कहते हैं? जो लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनार्य कहते हैं। यानी कि जो वैदिक संस्कृति है ना, उसे नहीं मानते, उन्हें क्या कहते हैं? अनार्य कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप लिख लेना कि वैदिक, ये क्या करते थे? वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे। ये क्या करते? जो लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनार्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका कि अनार्य किसे कहते हैं। इसमें क्या है? अनार्य किसे कहा जाता है? अनार्य कहा जाता है वैदिक संस्कृति को नहीं मानने वाले लोगों को। क्या कहते हैं? उन्हें अनार्य कहते हैं। और जो इसमें क्या हुआ? जो उत्तर वैदिक काल है ना, इसमें राजा का पद क्या हुआ था? राजा का पद
पद वंशानुगत हो गया था। और राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी रखी जाने लगी। इसमें उत्तर वैदिक काल में आते आते धीरे एक मंत्रिपरिषद भी रखी जाने लगी राजा को सलाह देने के लिए। और इसमें जो राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद रखी जाती थी। और इसमें जो धार्मिक जीवन की बात करते हैं वह उत्तर वैदिक काल में हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। तो इसमें बलि प्रथा और कर्म कांडों में विश्वास रखने लगे लोग, किसमें उत्तर वैदिक काल में आते थे, यानी कि बलि प्रथा और कर्म कांडों को भी मानने लगे। और पहले वैदिक काल में जो आर्यों का मुख्य देवता था ना वो इंद्र था, लेकिन इसमें जो उत्तर वैदिक काल है ना इसमें आते आते इंद्र की जगह प्रजापति या ब्रह्म होने लगा, यानी कि जो ब्रह्मा या प्रजापति को मुख्य देवता माना जाने लगा। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। पहले इंद्र था, फिर प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता के रूप में माना जाने लगा। इसके अलावा इसमें कर्मकांडों में भी लोग विश्वास करने लगे इसमें जो उत्तर वैदिक काल है ना इसमें आते आते। इसके अलावा जो उत्तर वैदिक काल है ना इसमें यज्ञों का महत्व भी काफी बढ़ गया था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में राजा महाराजा क्या करने लगे? यज्ञ करने लगे, जिसमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, ये काफी महत्वपूर्ण यज्ञ थे जो करने लगे। तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए जो राजा महाराजा यज्ञ करते हैं ना उसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ा भी छोड़ा जाता है, आपने रामायण में देखा होगा, तो उसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ कहते हैं उसे। और राजसूय यज्ञ किसे कहते हैं? यानी कि राजकार्य के लिए किया जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता है? राजसूय यज्ञ कहलाता है। तो ये इसके मुख्य यज्ञ थे। किसके? उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ गया था, उत्तर वैदिक काल में काफी ज्यादा यज्ञ होने लगे थे। तो ये था हमारा उत्तर वैदिक काल। इसमें उत्तर वैदिक काल में आप देखते तो धीरे धीरे जनपदों का क्या हुआ था, जो जनपद थे ना उनका विस्तार होने लगा था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जनपदों का विस्तार होने लगा था, यानी कि जनपद बनने लगे थे धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में। जनपदों का उदय किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में जनपदों का उदय होने लगा था। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखना कि जनपदों का उदय कब होता? जनपदों का उदय होता उत्तर वैदिक काल में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनपदों का उदय, यानी कि ये क्वेश्चन भी बनता है कि जनपदों का उदय किस में हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर वैदिक काल में। जनपदों का उदय, जनपदों का उदय, जनपदों का उदय भी इस काल में होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। और धीरे धीरे इसमें महाजनपद बनने लगे थे, कई जनपद मिलकर। जो जनपद है ना इसमें जो सबसे शक्तिशाली जनपद होते थे ना वो महाजनपद बनते गए धीरे धीरे, लेकिन इनका उदय किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो ये तो हमारा उत्तर वैदिक काल था ये हमारा पूरा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।